स्वागत है बच्चों फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग इसमें जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों ने लिए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3-4 चैप्टर का करवा दिया। आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आप लोग सीधा प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा पहले वाला। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है और जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इस तरीक़ा से भी आ सकता है कि लोहे के वस्तुओं को बचाने के लिए हम पेंट क्यों करते हैं, ऐसा आ सकता है। चलिए आगे कि पेंट करने से लोहे की पदार्थ की ऊपरी भाग जो है वो चिप जाता है, वह वायु के सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे से के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। देखिए सैंपल आप लोग लिखिएगा कि पेंट करने से जो है उसका ऊपरी भाग है वो छिप जाता है, जिससे जो है वायु के संपर्क में वो नहीं आता है और जंग नहीं लगता है, जिससे जो हम लोग का लोहे की वस्तुएं हैं, पदार्थ है, वो जंग लगने से बच जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो देखिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ की वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो। देखिए तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ है वो वायुरोधी बर्तन में रखने से जो है उपचयन की गति धीमी हो जाती है उससे। ठीक है, तो तेल और वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त रखा जाता है ताकि इसमें जो है उपचयन ना हो सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा बोल रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। तो देखिए यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग के मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत जो है मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। मतलब देखिए जब भी मैग्नीशियम रेबल जो वायु के संपर्क में जब आती है तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यही परत जमने से जो जलने में जो है अवरोध आती है, रुकावट आती है, इसलिए जो मैग्नीशियम रिबन को है वो रेगमाल से साफ कर लिया जाता है पहले, उसके बाद जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन चौथा बोल रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु के यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो अपने से बहुत ज़्यादा ताकतवर है दूसरे कम ताकतवर वस्तु को हटा के उसके जगह पर खुद विस्थापित हो जाती है, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ FeCuSO4, तो FeSO4 ये इधर आ गया है ना, FeSO4 और Cu को अलग कर दिया है। देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उससे स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक में परिणत हो जाता है वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब एक बड़ा यौगिक जो है टूट के दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल देखिए 2KClO3 2Cl3O2 ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठा बोल रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह अभिकारक और उत्पादकों के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है जब संतुलित होती है तब। रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां। बोल रहा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है,
उदाहरण मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ देखिए CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O और ऊर्जा निकल रहा है कितना 880.8 किलोजूल मोल। अगला उष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा हम लोग को देने की जरूरत पड़ती है, उससे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे बेरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थाइसाइनेट की अभिक्रिया उष्मा शोषी होती है। जैसे देखिए BaOH 2.8 H2O प्लस 2NH4 SCN, जो ये अभिक्रिया इसमें आप लोग देखिए इसमें उष्मा जो है देने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हम लोग का जो ये है उष्मा शोषी अभिक्रिया है। 8वां देखेंगे, बोल रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं या कहा जाता है, वर्णन कीजिए। तो हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के द्वारा भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर से कोशिकाओं को ऑक्सीजन से संयोजित कर और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। तो मतलब श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो है हम लोग का जो है ऊर्जा निकलता है। क्या होता है, ऊर्जा निकलता है। चलिए देखिए यहाँ देखिए C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O और ऊर्जा निकल रहा है। ग्लूकोज चूँकि श्वसन अभिक्रिया में उस पर निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 9वां देखेंगे, बोल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है। तो वियोजन अभिक्रिया में सीधा आप लोग समझिए एक छोटा सा कि वियोजन अभिक्रिया में टूट के अलग होता है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया में जुड़ के एक बनता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है ना। देखिए वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक पदार्थ बनते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, तथा वे अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक दो या दो से सरल पदार्थ टूटते हैं वो वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है, बस वही बात है। चलिए अगला देखते हैं 10वां। बोल रहा संरक्षण से क्या समझते हैं, क्या आप दैनिक जीवन में इसके प्रभाव को देख सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि लोहे की बनी नई वस्तु चमकीले होती है। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर उसकी सतह जो है लालिमयुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यानी जंग लग जाती। इस प्रक्रिया को जो है लोहे का जंग लगना कहा जाता है। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती है और इसका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, सांद्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संश्रित हो जाती है, तब इस अभिक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तु खराब हो जाती है, इसलिए इसे बचाने के लिए लोहे की परत पर पेंट चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन 11वां, बोल रहा है कि बूझे हुए चूने का विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देती है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इस दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बूझे हुए चूने के विलयन का उपयोग हम लोग जो है दीवार पर सफेदी करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर से टोटल 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और इसका PDF भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।